हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम और हिंदी की वीडियो लेकर आए हूँ। और बुक जो आपकी हिंदी की वो है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फर्स्ट दोनों के लिए है। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है क्या कि संप्रेषण और संचार के विविध संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। तो विविध रूप और प्रकार, इनके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके 3 प्रकार हैं और 3 प्रकारों को बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण के प्रकार क्या हैं, संप्रेषण के विविध जो है रूप क्या हैं, तो उनके बारे में शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टूडेंट जो भी मैं आपको बताता हूँ तो मैं लिख कर बताता हूँ, तो इसलिए आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो वो एंड तक देखिए, क्योंकि सारे पॉइंट जो है इसमें शॉर्ट तरीके से होते हैं। इसलिए बताता हूँ ताकि शॉर्ट तरीके ताकि आपको क्लियर हो सके पॉइंट और आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले संप्रेषण के प्रकार से पहले हमें संप्रेषण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें संप्रेषण पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। तो पहला है, भाषा मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है। तो सबको पता होना चाहिए कि ये जो है मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है भाषा, और भाषा का संबंध जीवन से है और उसका प्रयोग इतना यांत्रिक और सहज है कि वक्ता द्वारा जिस संप्रेषण की शुरुआत की जाती है उसे श्रोता किस रूप में ग्रहण करता है या स्वीकार करता है, ये देखा जाता है। संप्रेषण का विषय जो है क्षेत्र अंतत व्यापक है, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, और इसके अंतर्गत तथ्यपरक सूचना जानकारी के साथ साथ विचारों, भावनाओं, मन स्थिति, प्रश्न प्रतिप्रश्न आदि के समावेश होता है। इस प्रकार की सूचनाओं को अभिव्यक्त करने के में केवल मानवीय भाषा की ही सक्षम है। यदि हम बात करें कोई भी चीज़ प्रकट कर रहे हैं तो उसमें मानवीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप लिख सकते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में अर्थ की निष्पत्ति वाक्य के घटनाओं के पारंपरिक संबंध के अतिरिक्त संदर्भ में निर्धारित करती है। मतलब कि किस प्रकार संदर्भ को एक तरीके से निर्धारित करती है, किसका जो है एक तरीके संदर्भ हो रहा है या मौखिक का या लिखित का, उसको एक तरीके से दर्शाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि संप्रेषण के इसमें प्रकार जो हैं वो है मौखिक, अमौखिक, लिखित और लिखित। तो पहला है अमौखिक, फिर मौखिक, फिर लिखित। ये 3 प्रकार हैं और 3 प्रकारों में से किसी के बारे में भी एक पे टिप्पणी आ सकती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अमौखिक। इस प्रक्रिया में चिन्ह और संकेतों, प्रतीकों, हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है। तो सबसे मेन तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें हाव भाव का और एक तरीके संकेतों का और प्रतीकों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके भी आगे आप लिख सकते हैं कि संस्कृति संकेतों, चिन्हों को एक प्रतीकों का अमौखिक संप्रेषण प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाना प्राप्य है, मतलब जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन कि चिन्ह जो होते हैं इसका प्रयोग दैनिक जीवन में चिन्हों के रेखा चित्र के रूप में मिलता है। प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक को समझना, एक परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है और इस तरह के परिभाषित कर सकते हैं कि विविध कल्पनाशीलता का भाव हो। मतलब कि हम प्रतीकों को एक तरह कल्पनाशील के आधार पर इसको प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या है, मुख से बोलकर किया जाने वाला मौखिक संप्रेषण है। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी मौखिक जो होता है, दो व्यक्ति के साथ आपस में बैठकर बात जो की जाती है, वार्तालाप होता है, इसे एक तरीके से मौखिक कहते हैं। ये एक ऐसा संप्रेषण है जिसमें स्वतंत्री का उपयोग किया जाता है। इसमें चिल्लाने से लेकर भाषा के बोले गए शब्दों तक होते हैं। इसमें कुछ सामान्य सुझाव हैं जो आप इसके एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। इसमें 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी आप शब्द यूज़ कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। खासतौर पर इसके सामने बात की जा रही है और इसका ध्यान रखकर ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, बहुत तेज़ी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति जल्दी ही आपको बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। यदि आप ज़्यादा बोल रहे हैं तेज की और जल्दी बोल रहे हैं तो वो दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। इसलिए हमें आराम से बातों को रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ज़्यादा बोलने वाला प्रवृत्ति के आमतौर पर घातक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो सुनने वाला जो है असहजता महसूस करता है। नेगेटिव जो बोली जो होती है, जब कोई बोल रहा है तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए, ये इसमें ध्यान रखना चाहिए। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों को बचें जिसका अर्थ
आप निश्चित नहीं है, मतलब को आपको पता ही नहीं है। तो मौखिक के कुछ लाभ हैं, इससे हम अपनी बातों को एक तरीके रख सकते हैं। इसके लाभ आप बना के लिखते हैं, लाभ बेनिफिट क्या है इसके। तो वक्ता को यदि ये लगता है कि उसमें संदेश को नहीं समझा गया है तो उसे पुनः संप्रेषित कर सकता है। वक्ता अपने संदेशों के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, सरल भाषा का प्रयोग कर सकता है और बहुत प्यार से बातों को कर सकता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका लिखित माध्यम जो है वो है, इस प्रक्रिया में फीडबैक जल्दी नहीं मिलता, मतलब जो आप लिखित में होता है इसमें फीडबैक नहीं मिलता जल्दी, और जिसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे मेन लिखित संप्रेषण का ज्ञान शोध को व्यवस्थित करने वाला सहायता करता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, ज्ञान शोध को एक तरीके से व्यवस्थित करता है ये। और इसमें लिखित के कुछ लाभ हैं लिखित संप्रेषण के। लिखित संदेश और स्थायी अभिलेख के रूप में किया जाता है। लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषा, स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी सीमाएं हैं, ऐसे क्षेत्र जहां आज भी तकनीकी सुविधा सुगमता से उपलब्ध नहीं है, वहां लिखित संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण की पहुंच शिक्षित लोगों तक ही है। लिखित संप्रेषण बहुत औपचारिक और जटिल होता है और इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, जो मैंने आपको बताया। अब इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है। पहला है चुनौती, वो है मनोवैज्ञानिक चुनौती। तो मनोवैज्ञानिक चुनौती है क्या, मैं इसको शॉर्ट तरीके बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए वह प्राप्त संदेश की व्याख्या अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर करते हैं। इसलिए लोगों को मनोवृत्ति, अभिमत और मूल्य प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक मतलब हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है और वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट यांत्रिक चुनौतियों को में हम दो प्रकार के विभाजित कर सकते हैं। प्रथम शारीरिक अक्षमता दोष के रूप में, दूसरा मशीनी यांत्रिक खराबी होने के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होना। तो यांत्रिक मतलब जैसे टेलीफोन का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक तरीके से आवाज़ जो है वो कट रही है या कुछ नहीं बात हो पा रही है। एक शारीरिक अक्षमता मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो यांत्रिक मशीनों का इस्तेमाल करना, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थगत जो होती है, इसमें यदि संदेश अस्पष्ट व असंगत है या फिर श्रोताओं ने नैतिक मूल्य के अनुरूप नहीं है तो वो प्रभावी संप्रेषण में बाधा उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक। इसके अंतर्गत और संदेश ग्रहण करने वाला श्रोता ग्रहणकर्ताओं के बीच भौतिक दूरी से लेकर अंतराल तक को ले सकते हैं। हमारी ओर से प्रेषित क्षीण संदेश संप्रेषण में किस तरह बाधा उत्पन्न करता है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट है भाषिक सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा जो है भाषा की होती है, और क्योंकि विभिन्न देशों में सूचना अलग अलग भाषाओं से प्राप्त की जाती है। सांस्कृतिक, आपको पता ही होगा कि संस्कृति जो है किसी भाषा का समाज में संस्कृति परिवेश का उस समाज की भाषा का जनक होता है। संस्कृति समाज और भाषा का गहन एवं आंतरिक संबंध है, और भाषा उसके प्रवाह काल में संस्कृति और सामाजिक संवेदना से संबंधित रहती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको संप्रेषण के प्रकार और उनकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। आप इसको एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।